हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, अर्थात जो 7th क्लास की हिस्ट्री है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसका पूरा का पूरा निचोड़ मैंने इस नोट्स में ला करके रख दिया है। अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्यारे साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो सुधार क्या किया जा सकता है, इसका जरूर आप लोग कमेंट में जरूर इस बात को बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति में कमियां होती हैं और उन कमियों को दूर करना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो आप ही लोग के माध्यम से कमियों का पता चलता है और उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, चलते हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक की चर्चा हमें करना है वो है शब्दावली। शब्दावली क्या है, कैसे है, ठीक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हिंदुस्तान शब्द आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए हिंदुस्तान, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करेगी कि ये तो भारत की बात है। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अर्थात मैप में जरा देखिएगा, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, बस इतना ही क्षेत्र आपका हिंदुस्तान कहलाता था। किसके अनुसार? मिनहाज ए सिराज के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, क्योंकि ये आपका पंजाब, हरियाणा और जो आपका गंगा यमुना का क्षेत्र है, इस पर सीधा जो दिल्ली सुल्तान है उसका कब्जा रहता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे सल्तनत काल के राजा धीरे धीरे युद्ध लड़े, क्षेत्र अपना जीतते गए और धीरे धीरे हिंदुस्तान शब्द का भी विस्तार होता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि क्या दक्षिण भारत हिंदुस्तान का हिस्सा था तो सल्तनत काल में? तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी हमको बता रही है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो बाबर ने भूगोल, जो इसका भूगोल है, हमारे क्षेत्र का पशु पक्षी है, यहाँ की जो संस्कृति है, इन सब का वर्णन उन्होंने किया है। अब बात करते हैं अभिलेखागार क्या होता है। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट इनको रखा जाता है, उसे अभिलेखागार कहते हैं। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। जैसे उनकी कोई प्रतिलिपि बन रही है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता था।
एक शब्द है आपका पर्यावास। क्या है? पर्यावास, हैबिटेट। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक शब्द है जाति पंचायत। क्या है? जाति पंचायत। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी एक सभा रहती थी, वो इसका जो है पालन करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। अगला टॉपिक है भाषा तथा क्षेत्र, लैंग्वेज एंड रीजन। आइए, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। मतलब जो इसका अलग अलग क्षेत्र है उन सब की एक अलग अलग भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री का संबंध दक्षिणी कर्नाटक से है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश, गुजरी गुजरात, मवारी तमिलनाडु, गौड़ी बंगाल और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये बोली जाती थी। इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। संस्कृत भी एक भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ जाता था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। बात करते हैं कुरान शरीफ की। क्या है? एक ग्रंथ है। किसका है? मुस्लिमों का है। समझते हैं। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। नए राजवंशों का उदय, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत, जिन्हें सबॉर्डिनेट या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो बड़े बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार थे उनको सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का स्वामी आदि घोषित कर देते थे। ठीक है। कदम्ब, मयूर, शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को धारण किया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक इन्होंने स्थापित किया। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं। महाराजा धीराज राजाओं के राजा को कहा जाता था और त्रिभुवन चक्रवर्तीन तीनों भुवनों का स्वामी होता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेट्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? कर है, कहां है? तमिलनाडु में है। किस रूप में लिया जाता था? जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, कैसा होगा। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ताम्र पत्र पर इसको लिखा जाता था। ठीक है, चलिए। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। पुस्तक का नाम राज तरंगड़ी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि जिस मंदिर का निर्माण राजा जितनी प्रतिष्ठा से करवाता था वो राजा उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। याद रख लीजिएगा, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान। गजनी कहां है? अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। याद रखिएगा, किताब उल हिंद, इसको एक नाम और जानते हैं, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी भाषा क्या है? अरबी में है। और किसने लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चाहमान। किसके? चाहमान, जो बाद में, ठीक है, चौहान, ये चौहान है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। तो दिल्ली और अजमेर का हिस्सा खोज लीजिए, आपको पता लग जाएगा। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी, जो एक अफगान शासक था, 1191 में हराया और 1192 में उसके हाथों से स्वयं हार गया। 11 इसे क्या कहते हैं? तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। ठीक है, चलिए बात करते हैं चोल शासकों की। राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। राजराज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया।
इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने, जो चोल वंश से संबंधित है और राजराज का पुत्र है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। तो तंजावुर, राजराज और गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बना है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। याद रखिएगा, किसानों की बस्तियां जो उर्ग कहलाती थी, सिंचित क्षेत्रों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अभिलेख और लिखित सामग्री। चलिए, उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस्व वसूला जाता है। उनके आसपास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई, जहां देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। बात करते हैं न्याय का चक्र, और ये वाला स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्रे मुदब्बिर ने लिखा, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अब आपसे ये कथन हूबहू पूछा जाता है। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं रजिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है और एक योग्य शासिका के गुण भी इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। सन 1236 ये गुलाम वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, किस वंश से? गुलाम वंश से। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। देख रहे हैं, लाइन इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है? मिनहाज ए सिराज ने। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। इंपॉर्टेंट है। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिद्दा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1980 से 1003 के बीच उनका शासन रहा। उनका नाम दीदी अर्थात बड़ी बहन से निकला है, याद रखिएगा।
बात करते हैं गैरीसनों किसको कहते हैं? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे गैरीसन शहर की। गैरीसन शहर एक किलेबंद बसाव होता था जहां सैनिक रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके को कहते हैं जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करवाता था, याद रखिएगा। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है खिलजी और तुगलक वंश। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें खिलजी और तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। मोहम्मद तुगलक के राज्य काल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, याद रखिएगा। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदगा किसके लिए यूज होता है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूराजस्व, लैंड रेवेन्यू के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो जमींदार होते थे, सामंत होते थे, बल्कि उन्हें कहा गया कि तुम भी कर चुकाओ, स्वयं कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। उस समय 3 कर बहुत महत्वपूर्ण थे। एक कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% था, मवेशियों पर लगता था और घरों पर। कृषि पर जो लगता था खराज था और कितना था, 50% था, याद रखिएगा प्यारे साथियों, 50%। ठीक है, चलिए बात करते हैं इब्न बतूता। 14वीं सदी में अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आया था। मोरक्को के कौन से मोरक्को से आया था? मोरक्को बताइए, मोरक्को कहाँ है? आप लोग कमेंट करिए मोरक्को कहाँ है, मैं इसका आंसर जानना चाहता हूं। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुना, पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। अर्थात जो कुतुब मीनार थी उसके बारे में यहां चर्चा हुई है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना, अब मैप में आप ढूंढिए आधुनिक उज्बेकिस्तान कहां है, पर हमला किया और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन दिया। इक्ता एक भू आवंटन क्षेत्र था
जो किसी सैनिक को दिया जाता था वो वंशानुगत होता था कि उसके बाल बच्चे भी उसका उपयोग करेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम इतना नहीं देंगे, हम नगद वेतन देंगे, वो आपको नगद वेतन। सैनिकों का पेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सरल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एक ऊना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बनवा दिया, पूरी की पूरी छावनी ही बनवा दिया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन, जिसे सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के या धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के होते थे। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरीके से विफल रहा था। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। यहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। बात करते हैं दोस्तों शेर शाह सूरी, सूर वंश का शासक है। शेर शाह सूरी 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। आगे चलकर उसने मुगल सम्राट जो हुमायूं है उसको भी चुनौती दिया, परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, जिसे सूरवंश कहा जाता है। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, एक प्रार्थना करने वाला वर्ग, एक युद्ध करने वाला वर्ग, खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। बात करेंगे दोस्तों मुगल साम्राज्य की, मुगल अंपायर। चलिए, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था, याद रखिएगा। मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते हैं। जो राजत्व है, मुगल सैन्य अभियान की चर्चा करते हैं। मुगल शासक बाबर की उम्र केवल 12 वर्ष की थी जब मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी।
अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थान पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है, याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। चर्चा करेंगे मुगल सम्राट, उनके प्रमुख अभियान और घटनाएं। सबसे पहले बाबर, 1526 से 1530 बाबर का टाइम पीरियड है और देखते हैं कि बाबर ने क्या क्या काम किया है। इब्राहिम लोदी एवं अफगान समर्थकों को बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 28 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था। हुमायूं, 1530 से 40 और 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा अपने प्रत्येक भाई को एक प्रांत दिया। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज। स्टार लगा लीजिएगा। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 39 में चौसा, 40 में कन्नौज। इन पराजयों से उसने ईरान की ओर भागने को बाध्य होना पड़ा। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। दीन पनाह एक पुस्तकालय था जिसकी सीढ़ियों से उतरते समय गिर पड़ता है और मर जाता है। अकबर, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक पढ़ना है अकबर के बारे में। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया। कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरतुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह एकुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर लाया। ये अनुभव है, यहाँ वह रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन होता है जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि इस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। बात करते हैं जहांगीर की 1605 से लेकर के 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान किया जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां के रूप में जाना गया, उसने विद्रोह कर दिया था। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहे। तो ये याद रखिएगा, मेहरुन्निसा किसका नाम है? तो नूरजहां का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं शाहजहां, 1627 से 1658।
दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ। दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों परास्त थे और उनको उसने मौत की घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया। औरंगजेब 1658 से 1707 तक पढ़ना है। 1663 में उत्तर पूर्व अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल है, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसके मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। बात करते हैं आगे। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसके मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं कैसी है, आइए जानते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायद के मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हो। मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान ही थे। जात की श्रेणियां कितनी थी, आइए जानते हैं। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी की थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदार की संख्या 79 हो गई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई एग्जामों में आए हुए हैं। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय व ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग उनके लिए किया करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद कर के रूप में निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबा, प्रांत को सूबा कहा जाता था, जो राजस्व मंडलों में बटा था, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबरनामा और आईने अकबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। शीर्षक अकबरनामा, जो ऊपर का पन्ना है, शीर्षक अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान, ऐसे मान लो पहले पन्ने में अकबर के पूर्वजों का बयान, और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। तीसरी जिल्द को आईने अकबरी कहते हैं। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी सबसे रोचक आयाम है।
विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण इसमें देखने को मिलता है। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा, विशेषकर आईनी अकबरी जो तीसरी जिल्द है उसमें मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहते थे। तो दीवान क्या होता था? वित्तीय अधिकारी होता था, याद रखिएगा। ठीक है। सुलह ए कुल क्या है, आइए जानते हैं। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। ठीक है। बात करते हैं कुतुब मीनार की। चलिए, कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 5 मंजिला है। ठीक है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया था तथा शेष मंजिल 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनके द्वारा किया गया था। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। अभियंत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की चर्चा। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का चढ़ाईदार रास्ता बनाया। ये मंदिर का शिखर है, यहाँ जाना था, 4 किलोमीटर चढ़ाईदार रास्ता बनाया उन्होंने ताकि चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो सके। उसके बाद रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। मंदिर के आसपास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ चढ़ाईदार रास्ते का गांव है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। कावेरी नदी तंजावुर के नगर में बहती थी। तंजावुर का निकटवर्ती नगर उरैयूर है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप नगरीकरणीय नगरों के विकास की प्रक्रिया प्रस्तुत करते हैं। आगे बात करते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है।
दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रतिनिष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्त ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश किया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्तियों को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 11वीं सदी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। इनमें निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भेल्ला स्वामिनी, भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर तीर्थयात्री आते रहे, जहाँ प्राचीन काल से ही बाग, मकबरे तथा किले हैं। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण लाल संगमरमर से, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके किनारे सफेद पत्थर भी लगे हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण कार्य 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी की कई इमारतें गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। जोधाभाई महल फतेहपुर सीकरी में है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। चर्च की बात करते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। वास्तुकला की शैली गोथिक नाम से जानी जाती है।
इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुस्तकों और काली घंटे वाले बुर्ज बाद में खर्च चर्च से जुड़े। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और रांगे, जिसे टिन कहा जाता है, इसके मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्तलोम तकनीकी से बनाई जाती थी। व्यापारियों का संघ, व्यापारियों का अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेवराय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जलशंतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। 1665 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, विजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। सूरत होर्मुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पश्चिम एशिया के व्यापार का मुख्य द्वार क्या था? सूरत। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी धर्मों जातियों के लोग रहा करते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगाली, डच, अंग्रेज के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों एक दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी, को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों से मान्यता प्राप्त थी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। वाणिज्यिक केंद्र एक ऐसा केंद्र जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। आंध्र का तट सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 में मसूलीपट्टम का वर्णन किया था कि यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रेजिडेंट रखती है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़े, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, बंबई, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता और मद्रास, चेन्नई, तब मसूलीपट्टम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया। नए नगर और व्यापारी। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में जानते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से एक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचने का मार्ग खोज निकाला, मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे।
पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचा। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। 1498 में कालीकट पहुंचा। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन थी वापस लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। उसके बाद में तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। लेकिन वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इस भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। जनजातियां, ट्राइब्स। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी किसी प्रकार का कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खुख्खर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गड्डी गड़रियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम, कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया। मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाकों पर कब्जा किया। इस क्षेत्र में रहने वाली इसकी महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहा करते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद, कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। भीलों की बड़ी जनजात पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह, इसके बारे में बात करते हैं। नोम्स एंड ट्रैवलिंग ग्रुप्स। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन जैसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपने रेवड़ और पशुवृंद के साथ चारागाह से एक जगह या एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। बात करते हैं बंजारे की। आइए देखते हैं 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जगह जगह बदल कर की जाने वाली खेती। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उस समय कुछ बड़े गोंडराज छोटे गोंडराज सरदारों पर हावी हो रहे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा
सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोमों पर हमला किया। इसमें अहोम लोगों की पराजय हुई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लोग जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मंगोल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल की थी। मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों में समर्थन पर आधारित थी। चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा है जो सरकारी भाषा थी, तो मलयालम को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालयम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालयम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पूर्व में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप माना गया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। राजपूत और शूरवीर परंपराएं। ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझ आता है कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोग राजपूत थे। राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। कत्थक शब्द कथा से निकला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कत्थक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। आगे चलकर यह दो परंपराएं अर्थात घरानों में फला फूला।
राजस्थान, जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। नृत्य रूप जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है तो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली है केरल का, ओडिसी है उड़ीसा का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी है मणिपुर का। लघु चित्र क्या है आइए समझते हैं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों, पाम लीव्स अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां चित्रों को संरक्षण प्रदान किया करते थे। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी के इलाकों में लघु चित्रकला के एक साहसपूर्ण भावप्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसुहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। पीर शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। जीववाद का अर्थ मानना होता है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं, प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। मछली भोजन के रूप में मछली पकड़ना बंगाल के लोगों का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख है। मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए दिखाया गया है। टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को समिश्र भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञ ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसे निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण नादिर शाह अब्दाली 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। वह तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन को भी लूटकर अपने साथ ले गया। नादिर के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा। उसने 1748 से 61 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। नए राज्यों का उदय। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह बांटा जा सकता है। अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठा, सिखों, जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न प्रकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से सत्ता छीन कर ली थी। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए। तीनों राज्यों के संस्थापक अवध का शहादत खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मुर्शीद कुली खां बंगाल का, आसफ जाह हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में बहुत ऊंचा स्थान था। हैदराबाद निजामुल मुल्क आसफ जाह 1724 से 48 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह फरुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन जो सन 1990 में किया गया था। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी, आसपास कई हजार घुड़सवार, अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा था। अवध की बात करते हैं। बुरहान उल मुल्क शहादत खान पूरा नाम है इनका। 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य था अवध। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला था। उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इसी से होकर गुजरता था। बंगाल की बात करें, मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली वर्दी खान के शासन 1740 से 56 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई है। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। बात करते हैं राजपूतों की। अंबर और जोधपुर के राजपूत राजघरानों ने गुजरात और मारवा के
लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 40 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने? अंबर के शासक सवाई राजा जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार थे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा प्रताप के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई बार दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। सिख गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उनके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उन्हें मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ठीक है, इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो दल खालसा किसे कहते हैं? जो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना होती थी। दल खालसा की बैठक में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत है, जिसे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और बाग दादा पूर्णदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामे ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया करते थे। चौथ और देशमुख पर आधारित राजा संगा प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी 27 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवा देते थे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बाजीराव प्रथम, जो
बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, महान मराठा सेनापति। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त। मालवा बुंदेलखंड गुजरात पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे। चौथ कर जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सर देशमुख का दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामल के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारत उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल ने किया था। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों ने पादरीगण, अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होना चाहिए। उनका मानना यह भी था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता के कार्यों, जो जनता है उसको सरकार के कार्यों में मुख्य भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं और नागरिकों में बदलाव लाया। इसी के साथ प्यारे साथियों, आपकी यह महामैराथन कंप्लीट होती है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। सेशन थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, और जहां आपको जो दिक्कत लगी होगी कमेंट करिएगा, उस पर आपको सुझाव जरूर दिया जाएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।